इस वीडियो को देखने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को काफ़ी विस्तार पूर्वक समझाया और कुछ अपने विचार भी इसमें आप लोगों के सामने रखे हैं। आप इसके साथ आप एग्री हो या डिसएग्री हो, वो जो भी है आप कमेंट्स में बिल्कुल बता सकते हैं। बट इस वीडियो को आप चाहें तो 2x स्पीड पे देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने टाइम स्टैम्प्स भी डाल दिए हैं कि किस पॉइंट पे वीडियो में किस चीज़ पर, किस विषय पर बात हुई है, ताकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो समय बिना गँवाए आप सारी चीज़ों को विस्तारपूर्वक देख सकें। चलिए वीडियो को देखना आरंभ कीजिए। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ आचार्य वेणुगोपाल शर्मा, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ आचार्य प्लस। हम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करते हैं और हमारे डिफरेंट ब्रांचेस हैं अलग-अलग राज्यों में और सिटीज़ में। हाल ही में हम लोगों को पता चला है और ये शायद अब तक के बहुत से टीचर्स को, स्टूडेंट्स को भी पता चला होगा कि कुछ नई गाइडलाइंस आई हैं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बिहाफ में। यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस देनी ज़रूरी भी थी। गाइडलाइंस दी गई है, वो गाइडलाइंस क्या है ये सभी मैं विस्तार पूर्वक इस वीडियो में आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं, कुछ न्यूज़ चैनल के वीडियोस भी हैं, कुछ पर्सनल जो यूट्यूबर्स हैं या टीचर्स हैं, शिक्षकगण हैं, उनके भी यहाँ पर इस पे वीडियो ऑलरेडी है। बट मैंने कुछ वहां पर देखा कमेंट सेक्शन में, सभी के लगभग कमेंट सेक्शन को एक बार खंगाला, तो मैंने देखा कि बहुत से लोगों के मन में बहुत सारी अभी भी शंकाएं हैं इसको लेकर के, और इसको लेकर के कुछ कुछ कहा जाए कि डर जैसा माहौल भी है कि एक फ्यूचर क्या होगा। तो वो सारी चीजें क्या जायज है, उसमें से क्या सोचना नाजायज है, किस पॉइंट पर आप सही सोच रहे हैं और किस पॉइंट पे गलत, ये सभी बातों को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, चाहे आप एक विद्यार्थी है या एक शिक्षाविद है, आपको इस वीडियो को अंत तक के देखना है। ठीक है? तो भाई ये जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें जो डेट लिखी, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की कॉपी है जो मुझे व्हाट्सएप और इंटरनेट के थ्रू मुझे मिली है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 16 जनवरी 2024 यानी कि कुछ ही दिन पहले की, लगभग एक हफ्ते पहले की जो डेट है यहाँ पर मेंशन्ड है। और इसमें फर्स्ट हाफ में यहाँ पर जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, वो सारे जो चीफ सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज हैं, उनको गाइडलाइन दे रही है। अब इसका क्या अर्थ होता है पहले आपको ये समझना होगा। ठीक है? न्यूज़ चैनल पे और व्हाट्सएप पे बहुत सी ऐसी अनर्गल बातें भी आ रही हैं, जिससे बहुत सारे शिक्षकों का, स्पेशली जो कि कोचिंग में पढ़ाते हैं, उनका मनोविज्ञान काफ़ी बिगड़ रहा है, उनकी मनःस्थिति काफ़ी खराब हो रही है। तो यार यहाँ पर इस चीज़ पे थोड़ी-सी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये समझिएगा कि जब भी कोई गाइडलाइन आती है तो वो क्या होती है बेसिकली। जैसा कि आपको पता है कि हमारा देश जो भारत है, ये सभी राज्यों का संघ है। और यहाँ पर जो हमारा शिक्षा है, ये केंद्र और राज्य दोनों का विषय है। ठीक है? तो जो पॉलिसी है, उसको अगर सेंटर लाती है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो राज्य यानी कि स्टेट का होता है। अब स्टेट अपनी जो राज्य के स्तर पे जो भी समस्याएं हैं, जो भी चैलेंजेस है, उसको ध्यान में रखते हुए सेंटर द्वारा दी गई किसी भी गाइडलाइन या पॉलिसी का अनुसरण करता है, और ऐसा करने में वह स्वतंत्र भी है। तो पहली चीज आपको ये बता दूं कि इसमें जो गाइडलाइन है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे एक व्यापक एक समस्या के हल के तौर पर लाई है, जो कि पूरी राष्ट्रव्यापी समस्या कही जा रही है, उसके एक हल के तौर पर इसको दिया जा रहा है। परंतु आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो है, ये स्टेट का मैटर भी है, यूटीज का मैटर भी। खैर यूटीज के लिए उतनी बिग इशू नहीं है, जो स्टेट्स है उसके लिए एक बात होती है कि वो सोच सकता है कि इस पर विचार कर सकता है कि इसको कितना लागू करना है, पूरा पूरा लागू करना है, इसमें कुछ संशोधन करना है, ये सब उसमें किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसको पूरा ध्यान से पढ़ेंगे, इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर हैं या अगर आप घर पे पढ़ाते हैं, मुझसे आप बात कर सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी देने वाला हूं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पूरे के पूरे रिपोर्ट में, है ना, क्या बात हुई है और ये जो बात है क्यों रखी जा रही है, इसका पूरा बैकग्राउंड जो है दिया गया है। आप देख सकते हैं, ये गाइडलाइंस का जो टाइटल है, गाइडलाइंस फॉर रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर। ठीक है? कोचिंग सेंटर्स को एक तरह से देखा जाए तो इस हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में इसको एक अनरेगुलराइज्ड
कॉमर्स सेक्टर के नाम से जाना जाता है कि इसकी कोई प्रॉपर रेगुलर अथॉरिटी नहीं है। जैसे स्कूल्स के लिए सीबीएसई, एनसीईआरटी, आईसीएसई वगैरह होती है। अगर हम आईआईटी की एग्जाम की बात करें तो नेशनल टेस्ट एजेंसी एनटीए वगैरह होती है ना? तो यहाँ पर ऐसी कोई बॉडी नहीं है इंडिया में जो कि कोचिंग्स को गवर्न करे। उसके लिए कोई ऐसी बॉडी नहीं है जिसको हमको अभी रिपोर्ट करना हो। इसलिए ये अविस्तृत क्षेत्र में आता है। तो गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई है कोचिंग सेंटर्स के लिए। अब इसके लिए देखिए लंबी चौड़ी बैकग्राउंड यहाँ पर बताई गई है कि क्यों ये सब इश्यूज रेज हुए, कब और कहाँ और किस रूप में इस इशू को रेज किया गया, कब कोई पीआईएल आई है, कब कोई केस या कोई रिपोर्ट सामने आई है, वो सारा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और इसको पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा कि कहीं ना कहीं जो सरकार की ये मंशा है कि कोचिंग सेक्टर को ध्वस्त कर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं है तो मैं आपको ये देखिए, आप यहाँ पर पैरा नंबर 12 देख सकते हैं, ठीक है? जिसमें जो एनईपी आया था, ठीक है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में सजेस्ट किया गया था, उसके बहुत से पॉइंट्स का रेफरेंस लगभग आपको हर एक पॉइंट पे, बैकग्राउंड के हर एक पॉइंट पे मिलता है। इसके बाद जैसे ही आप पेज नंबर 30 सॉरी आप पॉइंट नंबर 13 पे जाते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे, शायद आपको क्लियर दिख भी रहा होगा, मैं पढ़ देता हूं वैसे, कि पैरा 4.42 of NEP 2020 it states that principle of university entrance exams will be similar. Okay, the National Test Agency NTA will work to offer a high quality common aptitude test as well as a specialized common subject exam in sciences, humanities, languages, arts, and vocational subjects at least twice every year. तो कहीं ना कहीं एक नई प्रणाली की यहाँ पर आपको बात होती दिखाई पड़ रही कि कुछ नई प्रणाली, कोई नया मैकेनिज्म जो है फॉर कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जाम भविष्य में देखने को मिल सकता है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, शायद पहली बार आपको आपका मन इस चीज को एक्सेप्ट ना करके ऐसा चेंजेस हो सकता है, बट अगर इसको 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको समझ आएगा कि ओके, इस बारे में बात हो रही है, कुछ बड़ा चेंज फ्यूचर में देखने को मिल सकता है रिगार्डिंग द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। खैर यहाँ पर उतनी कोई हमारे लिए बुरी खबर नहीं है। असली बात है पॉइंट नंबर 14 पे, द इशू रिलेटेड टू स्ट्रेटजी फॉर, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, फॉर एलिमिनेशन ऑफ कोचिंग कल्चर हैज आल्सो बीन डिस्कस्ड इन डिटेल इन द रिसेंटली इशूड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। कहीं ना कहीं एक प्रॉपर मैकेनिज्म लाया जा रहा है अब, जिससे जो कोचिंग कल्चर है, सो कॉल्ड एक कोचिंग कल्चर जो हमारे देश में है, उसे ध्वस्त किया जा सके, उसे डिमोलिश किया जा सके। अब ये कितना सही है, कितना गलत है, इसके लिए आपके जो भी विचार है, आपके व्यक्तिगत विचार जो भी है, आपके पर्सनल थॉट्स जो भी हैं, आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल उसको डालिएगा, ठीक है? बस मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पर क्लियर, लाउड एंड क्लियर मैसेज है दैट जो कोचिंग इंडस्ट्री है, उसको भविष्य में, ये जो पूरा कोचिंग कल्चर कहा जा रहा है आज के समय में, इसको कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि खत्म हो जाए देश से। और इसको लेकर के बहुत सारी चीजें डिटेल में डिस्कस हुई हैं। वो मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट कह रही है, ये जो गाइडलाइन है, इसका जो बैकग्राउंड है वो कह रहा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसका पीडीएफ आप पढ़ लीजिए ठीक से, ठीक है? तो कहीं ना कहीं जो मंशा है, जो इंटेंट है, वो क्लियर है कि जो कोचिंग कल्चर है उसको डिमोलिश करना है। अब रही बात कितना सही है कितना गलत, ये एक डिबेटेबल टॉपिक है कहूंगा मैं, कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए इस देश में, नहीं होना चाहिए, और क्या रातों रात सारी कोचिंग्स पे ताला लगाया जा सकता है, ये कितना प्रैक्टिकल है ना? कितना सहज होगा, कितना असहज होगा, और इससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये सब सोचने वाली बातें हैं। रही बात कि कोचिंग एग्जिस्ट क्यों करता है, कोचिंग सेक्टर से कहीं ना कहीं बहुत लोगों को परेशानी भी है, कहीं ना कहीं इसे उस इज्जत के साथ नहीं देखा जाता जैसे स्कूल कॉलेजेस को देखा जाता है। पर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों बने हैं? मोस्टली जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये जो कंपटीशन एग्जामिनेशंस हैं, जेई नीट हो, है ना, चाहे वो बात के कोई एसएससी की, यूपीएससी की हो, रेलवेज की हो, गेट की हो, कैट की हो, इस तरह की जो कंपटीशन एग्जाम्स है, इसकी प्रिपरेशन को लेकर के इनका अस्तित्व ज्यादा रहा है। हालांकि देखने को ये भी मिलता है कि जो छोटी क्लासेस हैं,
इवन क्लास 1 से लेकर के 10 तक के बच्चे अपने घर के आसपास किसी ना किसी के पास कोचिंग ज़रूर जा रहे होते हैं। कोचिंग की जो नीड है, वहाँ पर भी हम लोगों को समझ आती है कि वो है। पर ऐसा क्यों है? क्यों एक बच्चा मजबूर है जाने के लिए? क्या उसको कोई ज़बरन भेजता है कि नहीं तुमको जाना पड़ेगा अदरवाइज़ यू विल बी फेल्ड? हम और आप उस दौर से गुजरे हैं जब हमारे स्कूल के ही टीचर्स, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, और इस बात को बोलने में कोई भी शर्म नहीं है मुझे कि ये ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है और कईयों के साथ आज भी हो रहा है कि स्कूल के टीचर जो स्कूल में कॉम्पिटेंट टीचिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं, वही टीचर एक अच्छी पढ़ाई उसको एक्स्ट्रा फीस लेकर के अपने ही पर्सनल कोचिंग में बच्चे को प्रोवाइड करता है, जो कि एथिकली गलत है। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहां आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हो, जहां पर आपको सरकार या कोई शिक्षण संस्थान आपको ऑलरेडी पैसे दे रहा है अच्छी शिक्षा बच्चों को देने के लिए, वहां पर आप काम चोरी कर रहे हो, वहां पर आप उसको ईमानदारी के साथ नहीं निभा रहे हो और कुछ एक्स्ट्रा कमाने के लिए, कुछ ज्यादा पैसों के लालच में आप उसी बच्चे को फोर्स करते हो कि भाई तुमको आना पड़ेगा। बच्चे के माइंड में कहीं ना कहीं रहता है कि अगर मैं क्लास टीचर के पास नहीं गया, अगर मैं इस सब्जेक्ट के टीचर के पास ही कोचिंग नहीं गया, अपने स्कूल के ही टीचर के पास नहीं गया, तो मुझे नुकसान हो सकता है। ये भी एक बैकग्राउंड है जिस जो स्टोरी हम बचपन से देखते आए हैं, हमने हम में से कुछ के साथ ये हुआ भी है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये हर जगह है, बट कुछ के साथ ऐसा ज़रूर हुआ है। अब बात आती है कुछ प्रोफेशनल कोचिंग्स पे, कुछ होम ट्यूशंस पे। बहुत सी हमारी जो बहनें हैं, जो पढ़ी लिखी अच्छी खासी हैं, लेकिन किसी कारण से उनको ज़्यादा दूर या किसी बड़ी जगह पे उनको या तो मौका नहीं मिल पाया है, तो अपने जो उनके अंदर जो शिक्षा है, जो उनके अंदर ज्ञान है, उसका वो इस्तेमाल करते हुए कुछ पैसा कमाने के लिए भी अपने घर पे मदद करने के लिए अपने घरों पे कोचिंग्स वो रन कर रही हैं। कुछ भाई भी हमारे हैं जो ऐसा करते हैं, जो कि बेरोज़गारी के दौर से भी गुज़र रहे हैं, ऐसा भी है। कुछ लोग इसको एज़ अ पैशन भी फ़ॉलो कर रहे हैं और वो अपने घर पे अपनी जेब खर्ची के लिए या इसको एज़ अ प्रोफ़ेशन परस्यू कर रहे हैं। क्यों? बोलोगे कि वो स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? स्कूल के कुछ अलग मापदंड होते हैं जो कि सही भी है। ऐसा नहीं है कि स्कूल के मापदंड गलत है, स्कूल के मापदंड सही है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जिन्हें मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, जो बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन जो सिलेक्शन की व्यवस्था है, जो उसकी प्रणाली है, वो ऐसी है कि टैलेंटेड टीचर्स बच्चे तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। आप ये आपको बात माननी पड़ेगी कि कोचिंग में पढ़ा रहे अधिकतर टीचर, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, अधिकतर टीचर ऐसे हैं जो बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही टैलेंटेड है। शायद जो आपके स्कूल के पास वो एक्सपीरियंस फैकल्टी, उसमें भी कुछ टीचर ऐसे हैं जो आपके यहाँ क्लास तो ले रहे हैं, लेकिन बच्चे उनसे उतना रिलेट नहीं कर पाते हैं। और ये भी नहीं बोलूंगा कि किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा है। अगर मैं कहीं क्लास ले रहा हूँ, चाहे वो मेरा खुद का संस्थान क्यों ना हो या किसी भी शिक्षक का या शिक्षिका का संस्थान क्यों ना हो, ये गारंटी नहीं है कि क्लास में बैठे 60 या 30 बच्चों में से हर एक को उसकी बात पूरी-पूरी समझ आएगी। डज़न्ट मैटर कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल, उन शिक्षक की कम्युनिकेशन स्किल कितनी बेहतर है। उनके पास कितनी डिग्रियाँ हैं, उनका बीएड है कि नहीं, एमएड है कि नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कई बार। बच्चे को अगर समझ नहीं आ रही है बात, तो उसको समझ नहीं आ रही है, फिर वो क्या करेगा? उसके पास विकल्प होना चाहिए। अगर पॉसिबल हो, संभव हो, तो माँ-बाप घर में पढ़ाएँ, उसके ऊपर ध्यान दें। बट आज के समय में जहाँ इतनी भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी है, माँ-बाप दोनों कहीं न कहीं नौकरी कर रहे हैं, या फिर पिताजी नौकरी कर रहे हैं, मम्मी बिज़नेस देख रही है, या और कुछ भी, किसी कारण से वो उतना समय नहीं निकाल पा रहे हैं, या फिर उनकी खुद की टीचिंग स्किल्स, ज़रूरी तो नहीं है कि माँ-बाप होने पे आपकी टीचिंग स्किल्स अच्छी ही होगी। क्योंकि टीचिंग एक स्किल है, जैसे कि एक संगीत, एक पेंटिंग की बात करूँ तो ये एक स्किल है, एक आर्ट है, एक कला है। अच्छा पढ़ाना हर किसी के बस की बात नहीं है। कोई अगर नहीं पढ़ा पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वर्थलेस है या ये खराब बात है, नहीं। जैसे मैं एक अच्छा बैट्समैन नहीं हूँ, मुझे क्रिकेट खेलनी उतने अच्छे से नहीं आती, बट मैं अच्छा शिक्षक हूँ। ये मेरा ये मेरी क्वालिटी है, तो ये क्वालिटी मेरे में है। किसी और में भी हो सकती है, बट किसी तीसरे पर्सन या चौथे पर्सन में ना हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ कमतर है मेरे से, वो किसी और चीज़ में बेहतर होगा। तो यही बात है कि बच्चे को अगर प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, उसको मोटिवेशन चाहिए, उसको समझना है, उसकी कुछ दिक्कतें हैं, पेरेंट्स भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल में भी उसकी सॉल्विंग, अब वो कहाँ जाएगा? तो इसीलिए कोचिंग संस्थानों का जन्म हुआ कि इस समस्या को कोचिंग्स जो है वो एड्रेस करती हैं, और इसीलिए कोचिंग्स चल भी रही हैं। अब यहाँ समस्या कहाँ है? समस्या तब आती है जब कुछ पेरेंट्स जो कि हाई एस्पिरेशनल पेरेंट्स हैं, वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा आईआईटी क्रैक कर ले, जेईई क्रैक कर ले,
इस तरह की चीजें जो बड़े-बड़े एग्जाम से वहां करे, कुछ बड़ा बन जाए, जो हम नहीं कर पाए वो कर ले। अपने सपनों का बोझ अपने बच्चों पर डाल दिया जाता है। बच्चे के पोटेंशियल को समझे बिना, उसकी इच्छा को समझे बिना माँ-बाप कई बार उसको ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशराइज़ करते हैं। आप कभी भी ये चीज़ देखिएगा, कभी भी किसी भी स्कूल में कोई शिक्षक सिर्फ़ बेसिक होमवर्क असाइनमेंट के अलावा बच्चे को कुछ और प्रेशर नहीं देता कि तुझे कुछ बड़ा बनना ही पड़ेगा, तू नहीं बनेगा तो तू बर्बाद है। ये बहुत कम होता है, लेकिन बहुत कम होता है। मैक्सिमम जो प्रेशर बच्चों पर होता है, वो फैमिली एंड सोसाइटी के कारण ही होता है। टीचर्स तो इवन मैंने देखा है, ऐसे शिक्षक को मैं जानता हूँ, जो कि अपने क्लासरूम प्रोग्राम से आप ऑनलाइन में भी देखते होंगे, सैकड़ों लाखों टीचर्स के ऐसे वीडियोस मिल जाएँगे, जो कि बच्चों को आए दिन मोटिवेट करते रहते हैं कि बच्चों के आपको हिम्मत नहीं खोनी है, कभी कुछ गलत कदम नहीं उठाना है। लेकिन कहीं न कहीं समाज परिवार का ही वो दबाव होता है, जिसके कारण कुछ बच्चे ऐसा गलत कदम उठा लेते हैं। बट इसका खामियाजा एक बहुत बड़ी इकोसिस्टम को भुगतना पड़े। आप ये समझिएगा कि इस देश में इतने रोजगार नहीं है जितने युवा हर साल ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। और ये सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, चाहे वो एक लॉन्ग टर्म वे में बात करें हम, या फिर एक शॉर्ट टर्म में बात करें। एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिससे जॉब क्रिएट होता है। इस पे डायरेक्ट अटैक करने से पहले आपको ये मेक श्योर करना होगा कि इतना सारा जो अनएम्प्लॉयमेंट इसके कारण क्रिएट होगा, आप उस समस्या को कैसे एड्रेस करेंगे। दूसरी बात, इस जमी जमा व्यवस्था को अगर इसमें कुछ खराबियां है तो उसको सुधारा जाए, ना कि जैसा इसमें लाउड एंड क्लियर वर्ड में लिखा जा रहा है कि उसको डिमोलिश करना है। डिमोलिश करने वाली बात मेरे हिसाब से गलत है, उस कल्चर को डिस्ट्रॉय करने वाली बात गलत है। अगर यहाँ पर एक वर्ड होता तो मैं भी आपका पूरी तरह साथ देता, हर एक शिक्षक साथ। इवल कोचिंग कल्चर, कुछ कोचिंग्स हैं, हम सब टीचर्स जानते हैं कि कैसी-कैसी कोचिंग्स होती हैं, है ना? कि कैसे-कैसे झूठे वादे करके, अगर मान लीजिए कि कोई मेरे इंस्टीट्यूट में कोई बच्चा आया, तो अब उसको 4 झूठे वादे एक्स्ट्रा वो तो नहीं करा पाएँगे। हम आपको गारंटी देते हैं आईआईटी के सेक्शन की, इस तरह के झूठे वादे किए जाते हैं एडमिशन्स के लिए, और इसकी बात इस गाइडलाइन में है, जो कि बहुत अच्छी बात है, उसके लिए हमारा पूरा समर्थन भी है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात समझनी है और कहनी भी है, हमसे भी कहनी है, पूरे देश के जितने शिक्षक और जितने विद्यार्थी हैं, सभी से कहनी है कि जो इवल कोचिंग कल्चर है, जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर रहा है, उस पे लगाम लगनी चाहिए, और बिल्कुल लगनी चाहिए। जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उनके साथ, जो गलत है उसके साथ गलत होना चाहिए। लेकिन वो टीचर जो ईमानदारी से अपनी पढ़ाई भी कर रहा है, वो संस्थान जो अपने सारे के सारे एम्प्लॉइज के लिए सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है, उनको सैलरी मिल रही है, उससे उनका घर चल रहा है, उनको मोटिवेट कर, उनको छुट्टियाँ, सारे बेनिफिट्स, सब चीज़ों का ख़्याल रख रहा है, उनके साथ कुछ गलत नहीं कर रहा है, उसके लिए भी ये बहुत सारी समस्याएँ पैदा करता है। और जब आप ये कहते हो कि कोचिंग कल्चर के फिर इसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, तो ऐसी कोचिंग्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएँगी, जो कि एथिकली प्रैक्टिस करती हैं, ना कि अनएथिकली। तो इन बातों का ख्याल रखना इसमें बहुत ज़रूरी था। तो ये जस्ट जो मंशा है मैंने यहाँ पर आपको बताई, इसकी जो मंशा है और उसमें जो मुझे मेरा जो भी भावनाएँ थी मैंने वो आपको बताई। अब जो बेसिक डाउट्स हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि कहीं न कहीं बीच-बीच में जो हमारी भावनाएँ हैं वो आ जाती हैं, और इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट आपको इस चीज़ को समझना है कि, है ना? क्या बातें हैं और क्या बातें ज़रूरी हैं, ये हमको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें नीड ऑफ गाइडलाइंस के बारे में बात किया गया है अगले ही पन्ने में, ठीक है? कि एक फ्रेमवर्क सजेस्ट करेगा जिससे रेगुलेशन होगा कोचिंग सेंटर्स का, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सा अनरेगुलराइज़ चल रहा है। आज मैं ही जब निकलता हूँ, अगर आप, हाँ, आपको मैं अभी भी बता दूँ, मेरी एक रजिस्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, नीवे नेटटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और इस नाम से हम लोग ये कंपनी रन करते हैं, और हमारा जो ब्रांड नेम है वो आचार्य प्लस है, जिसके नाम से हमारे कोचिंग सेंटर्स चलाते हैं, जो कि प्रॉपर्ली रेगुलराइज्ड भी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई कोचिंग सेंटर खोल के रखा है। घर में भी जो चल रहा है वहाँ पर भी मेरे हिसाब से ये समस्या है कि आप घर में बैठा करके जो पढ़ा रहे हैं, ठीक बात है। बट क्योंकि ये एक तरीके का बिज़नेस कर रहे हैं आप, बिज़नेस करना गलत बात नहीं है, ये बिज़नेस है। गुड बिज़नेस इज़ ऑलवेज़ गुड। इट इज़ ऑलवेज़ गुड फॉर सोसाइटी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इतने सारे बच्चे जो घर में आ रहे हैं, क्या उनको वहाँ पर सारी सुविधाएँ मिल रही हैं? उनको कई-कई जगह तो ज़मीन पे बैठ के बच्चे पढ़ रहे होते हैं, और फीस ठीक-ठाक ही होती है, लेकिन बच्चे ज़मीन में बैठ के पढ़ रहे होते हैं। कोई सुविधाएँ नहीं होती हैं। घर में 5 से 6 लोगों के लिए रहने की व्यवस्था है, अच्छी बात है। लेकिन वहाँ पर आप 25-30 बच्चे बैचेस में बच्चे आ रहे हैं, सुबह आ रहे हैं, शाम को आ रहे हैं। बहुत सी चीज़ों की मूलभूत सुविधाएँ भी वहाँ पर कई बार नहीं होती हैं। तो ये होना नहीं चाहिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर आपको रन करना है तो जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, प्रॉपर रजिस्टर्ड करके, है ना?
टैक्स वगैरह उसमें आप टैक्स इनवॉइस दो जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं जब वो फीस पे करते हैं तो ये सारी चीजें रेगुलराइज होनी चाहिए जिसके लिए मैं सहमत हूँ। आगे आप देखेंगे कि जो एनरोल्ड बच्चे हैं उनका इंटरेस्ट जो जो उनको जैसे इसमें बात हो रही है जो जो उनका इंटरेस्ट है उसको यहाँ पर सेफ करने के लिए कहा गया इसका ऑब्जेक्टिव है। अब उसके बाद क्या होता है कि बहुत से कोचिंग में जैसे कि बच्चे भर दिए जाते हैं। ये भिलाई में हूं मैं, यहाँ पर हमारा हेड ऑफिस है, तो यहाँ पर भी चीज देखने को मिलती है, बच्चे से भर लिए जाते हैं जगह जगह। मार्केटिंग के थ्रू गांव गांव से कैंपेनिंग के थ्रू बच्चे लाए जाते हैं। अच्छी बात है, लाइए आप। लेकिन उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। जिन्होंने रखी हुई है उनके लिए उनको मेरा सलाम है और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है, अगर आपने उनके लिए व्यवस्था नहीं की तो आप गलत कर रहे हैं और उसी गलत चीजों पे ये गाइडलाइन बनी है कि उनको प्रॉपर करियर गाइडेंस और साइकोलॉजिकल कंसल्टिंग उनके मेंटल वेलबींग के लिए मिलती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बस उनसे फीस वसूल कर ली, आप टाइम टू टाइम क्लास ले रहे हो और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। कुछ बच्चे घर से कई किलोमीटर दूर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके भरोसे आते हैं, तो उनके हेल्थ का, उनके मेंटल वेलबींग का ख्याल रखना भी कोचिंग संस्थानों की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी ये गाइडलाइंस सुनिश्चित करती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब कुछ डेफिनेशंस भी क्लियर रखी गई है जिसके लिए डाउट है बहुत लोगों को। कोचिंग के ये जो गाइडलाइंस है ये कोचिंग सेंटर्स पे अप्लाई होते हैं। ये यहाँ पर कई लोग निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि अगर मैं कोचिंग सेंटर हूं तो मुझ पे अप्लाई होता है, मैं तो घर में पढ़ाती हूँ भैया, मैं तो घर में पढ़ाता हूँ भैया, मेरे पे अप्लाई कैसे हो जाएगा? नहीं, यहाँ पर डिफाइन किया गया कि कोचिंग सेंटर किसको माना जाएगा। साफ साफ लिखा है कि किसी भी जगह पर, चाहे आप घर पे पढ़ाओ, चाहे दुकान लेके पढ़ाओ, चाहे कॉम्प्लेक्स लेके पढ़ाओ, अगर आपके पास 50 से अधिक बच्चे हैं तो एज पर दीज गाइडलाइंस आपको एक कोचिंग सेंटर माना जाएगा। मोर देन 50 स्टूडेंट्स, ठीक है। बट यहां पर जैसे कोचिंग और कोचिंग सेंटर में एक डिफरेंस रखा गया है, तो सिर्फ कोचिंग किसको कहा जाएगा? जैसे आप स्पोर्ट्स, डांस, थिएटर ये सब समझाते, ये सब की क्लासेस देते हो तो सिंपली कोचिंग है। डांस कोच हो आप, क्रिकेट के कोच हो, आप म्यूजिक सिखाते हो, है ना, ये जो कैरिकुलम एक्टिविटीज है। बट वहां भी आपको 50 स्टूडेंट्स की ही लिमिटेशन है। 50 स्टूडेंट्स से आप ज्यादा है तो आपको कोचिंग कहा जाएगा। ठीक है, आपको कोचिंग कहा जाएगा। ठीक है, पढ़ लीजिए यहाँ पर। कोचिंग मींस ट्यूशंस, इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस इन एनी ब्रांच ऑफ लर्निंग imparted to more than 50 students but does not include counseling, sports, dance, theater and other creative activity, उसको कोचिंग कहा जाएगा, है ना। एकेडमिक्स में मतलब आप कई बार क्या होगा कि हम तो अपने आप को कोचिंग बोलेंगे, हम कोचिंग सेंटर ही नहीं है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये लिखा गया है, प्रॉपर लिखा गया है ताकि कोई इससे बच ना सके। तो सीधी सीधी बात है, अगर आपके पास 50 बच्चे से अधिक है तो आप कोचिंग, और सेम क्राइटेरिया आपके पास कोचिंग सेंटर के लिए भी है। कोचिंग सेंटर इंक्लूड सेंटर, यानी कि एक जगह होनी चाहिए आपके पास, एक प्रीमाइसिस होना चाहिए। established run and administrated by any person, कोई एक व्यक्ति हो सकता है ना, जो कि कोचिंग प्रोवाइड करता है, स्टडी प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कराता है या फिर एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है बच्चों को। ठीक है, तो वहां पर भी ये कोचिंग सेंटर गिना जाएगा, है ना। फॉर मोर देन 50 स्टूडेंट्स, फॉर मोर देन 50 स्टूडेंट्स, 50 से ज्यादा बच्चे हैं वहां पर भी, है ना। तो डेफिनेशन क्लियर है आपके पास, मतलब चाहे आप घर में पढ़ा लो, चाहे आप एक सेंटर लेके पढ़ाओ, घर में पढ़ा रहे हो लेकिन 50 से ज्यादा बच्चे हैं, एक कहीं पर प्रीमाइसेस लेके पढ़ा रहे हो, 50 से ज्यादा बच्चे, आप कोचिंग हो, आपका एक वेल एस्टेब्लिश ब्रांड नेम है, 50 से अधिक बच्चे हैं, तब आप यहाँ पर कोचिंग सेंटर की कैटेगरी में आते हो और दिए गए जो नियम है यहाँ पर वो अब आप पे लागू होंगे। ठीक है, तो ये वाली जो डाउट थी कि नहीं ये तो सिर्फ बहुत लोग, बहुत न्यूज में, कुछ कुछ न्यूज में मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आपने देखा होगा तो नाम तो आप समझ ही जाओगे, वहां ये बोला जा रहा है कि भाई ये तो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग्स के लिए है। नहीं, ये हर एक कोचिंग के लिए है, हर एक कोचिंग के लिए है ना। बस इसमें जो नॉन एकेडमिक, जो कैरिकुलम वाली पार्ट होती है, जो कोचिंग होती है, उसके लिए इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे आप इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, नॉट डज नॉट इंक्लूड काउंसलिंग, स्पोर्ट, डांस, थिएटर एंड अदर एक्टिव क्रिएटिव एक्टिव, जितनी क्रिएटिव वाली क्लासेस होती है ना, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस, इसको इससे बाहर रखा गया है। जहां पढ़ाई की बात आएगी, कोई एकेडमिक गाइडेंस वगैरह होगा, है ना, कोई किसी कंपटीशन एग्जाम की या कोई स्टडी प्रोग्राम आप लाओगे, कोई भी स्टडी प्रोग्राम लाओगे, मतलब पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी सब पे ये इंप्लीमेंट होता है। तो ये भ्रम अपने मन से निकाल दीजिए कि सिर्फ एक कंपटीशन एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, ये एकेडमिक्स के लिए नहीं, इसमें मैं 10वीं कक्षा से नीचे के बच्चों को पढ़ा सकता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है,
नंबर से आप समझ लीजिए कि 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अगर आपके पास है तो आप इस कैटेगरी में आते हैं और आपको सारी चीज़ों को फिर उस हिसाब से फॉलो करना होगा, है ना? अब नॉर्मल इसमें कुछ-कुछ गाइडलाइंस हैं कि प्रोपराइटर होगा, कौन होगा, ट्यूटर को इसको कहा जाएगा, ये सब चीज़ें बेसिक्स है, आप पढ़ सकते हैं इसमें। अब बिना समय गवाए मैं उस पॉइंट पे आता हूँ, है ना? कि जहाँ पर आप लोगों को सबसे ज़्यादा डाउट है और वो है बच्चों की एज लिमिट को लेकर के, है ना? बच्चों की जो एज लिमिट वाला पॉइंट है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब भ्रम हो रहा है लोगों को कि क्या हमारे लिए सही होगा और क्या हमारे लिए सही नहीं होगा। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर तो कुछ ऐसी और गाइडलाइंस भी हैं, है ना? जिसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़र्क जो है वो पड़ने वाला है। जैसे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें भी जो यहाँ पर बहुत अच्छी गाइडलाइंस आई क्योंकि कुछ यहाँ पर पास्ट में ऐसे इवेंट्स हुए हैं कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएँ हुई हैं जिसके कारण कुछ बच्चों को, कुछ इंस्टीट्यूट्स के टीचर्स को भी यहाँ तक जान गँवानी पड़ी है। सूरत का केस है जहाँ तक कि मुझे याद आ रहा है गुजरात में, है ना? 2020-21 के आस-पास जहाँ पर आग लग गई थी। मुझे एग्ज़ैक्ट डेट याद नहीं है और बच्चे फिर वहाँ पर तड़प रहे थे। सोचो एक कोचिंग संस्थान में बच्चे पढ़ने गए थे और ऐसा हो गया। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज़ जो है गाइडलाइन वो लाई गई और आपको ये भी बता दूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज़ जो गाइडलाइन है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे अब आ रही है, ये सभी जगह पर ही है। जहाँ भी बिज़नेसेस या ऑफिसेज़ रन हो रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारी फायर सेफ्टी की, है ना? इलेक्ट्रिकल व जो ऑडिट्स हैं, ये सब किए जाते हैं टू टू मेक श्योर कि वहाँ सेफली लोग बैठ के ऑपरेट करें। तो कुछ अलग यहाँ पर नहीं है बट हाँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो मोस्टली किसी रेंटेड प्लेस पे चल रहे होते हैं। भारत देश में बहुत से ऐसी जगह हैं जो काफ़ी पहले बने हुए थे और अभी भी वहाँ पर कमर्शियल प्लेसेस कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड लगा हुआ है मतलब मीटर लगा हुआ है वहाँ पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है और अभी भी वहाँ पर पुराने मापदंडों के हिसाब से बना हुआ है या फिर इवन पुराने मापदंड भी फॉलो नहीं हुए हैं। अब अगर कोई व्यक्ति वहाँ जाकर के क्योंकि देखिए एक एक मूलभूत समस्या ये है कि कोचिंग अगर आपको चलनी है या फिर कोई भी बिज़नेस आपको रन करना है अब जगह बहुत इंपॉर्टेंट है ना? जगह बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर वो जगह कितनी एक्सेसिबल है ना? वहाँ आपके आस-पास स्कूल है कि नहीं, कोई कॉलोनी है कि नहीं? भई अगर कोचिंग खोलेगा कोई तो उसको बच्चे तो चाहिए। तो वो ऐसा लोकेशन देखेगा और वहाँ पर वो कोचिंग ऑपरेट करेगा और मैक्सिमम जगहें ऐसी है, जहाँ पर इन मापदंडों का पालन हुआ ही नहीं है कभी। तो उस जगह को कोई अगर रेंट आउट करता भी है, तो फिर अगर उसको इस नियम का पालन करना है, जो कि करना पड़ेगा अगर ये स्टेट्स ने भी इम्पोज़ कर दिया, तो इसको क पालन करना पड़ेगा। तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये आएगी कि इसके कारण बहुत सारा जो रिस्ट्रक्चरिंग है, जो यहाँ पर रिनोवेशन जो है बिल्डिंग का वो करना पड़ेगा, जिसमें कॉस्ट ऐड होगा जो भी कोचिंग ओनर्स हैं उनका, ठीक है? अब वो उनपे उनके पॉकेट पे कितना वो भारी पड़ता है, उनके लिए वो कितना सहज होगा, ये भी देखने लायक होगा कि वो उसको कितना पालन करते हैं इसका, उसके लिए कितना ये ईज़ी है ये करना, ये सब एक अलग ही मैटर है, ठीक है? हालाँकि इसका पालन होना चाहिए क्योंकि ये सिक्योरिटी एंड सेफ्टी से रिलेटेड है। आपके, आपके शिक्षकों के, आपके विद्यार्थियों के और जो भी स्टाफ आपका है, वो उस जगह पे रहने वाला है। लोगों के परिवार से उठ कर के लोग वहाँ आने वाले हैं। तो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का मेजर का पालन होना तो लाज़मी है और ज़रूरी भी है, तो होना भी चाहिए, है ना? स्टूडेंट के जो एनरोलमेंट्स एक्सेट्रा है उसको लेकर के कैंपस में जो सीसीटीवी कैमरा होने चाहिए, है ना? बॉयज़, गर्ल्स के लिए अलग वॉशरूम होना चाहिए। ये इस तरह की जो मूलभूत बातें हैं, जो कि ज़रूरी भी है, बहुत जगह फ़ॉलो नहीं होती है। जहाँ नहीं हो रही थी, वहाँ होनी चाहिए। हमारे हम लोग तो इसको फ़ॉलो करते हैं और मेरी नॉलेज में बहुत से अच्छे संस्थान हैं, जो इसको फ़ॉलो करते हैं। जो नहीं करते, उन लोगों को अब से ये करना पड़ेगा। हालाँकि उनकी जेब पे थोड़ा-सा इससे बर्डन पड़ेगा, बट वो कोई बड़ा मैटर नहीं है। सवाल ये है कि लोगों की सुरक्षा और उन लोगों को जो अनुभव वहाँ होता है संस्थान में जो उन लोगों को अनुभव हो रहा है, जिस तरीके का व्यवस्था उन लोगों को सही लग रही है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अव्यवस्थित चीज़ें वैसे भी अच्छी नहीं लगती हैं, तो इन सब बेसिक चीज़ों का ख़्याल जो है वो रखना पड़ेगा, है ना? क्लासेस को लेकर के सबसे बड़ी विषमता अब ये हो गई कि क्लासेस के टाइमिंग्स को लेकर के भी अब कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी गई हैं, है ना? वो कैसा है? देखो, पहला तो है कि आपको जो प्रॉस्पेक्टस होता है कोचिंग का, उसमें हर एक चीज़ क्लियरली मेंशन करनी पड़ेगी कि कब, क्या और कैसे होगा। और जो आपका प्रॉस्पेक्टस है, अब से उसकी इम्पोर्टेंस को काफ़ी बढ़ा दिया गया है क्योंकि उसमें जो आप बोलोगे, वो आपके लिए
एज़ अ ऑब्लिगेशन यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। आप उससे अलग कुछ नहीं बोल सकते। जैसे कि प्रोस्पेक्टस का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फी स्ट्रक्चर, है ना? हम उसमें एक फी बताते हैं बच्चों को कि ये फीस होगी। अब बहुत से केसेस में देखने को मिलता है कि फीस ज़्यादा होती है कई बार, है ना? बड़े-बड़े संस्थानों में जहाँ पर बहुत टैलेंटेड टीचर्स आ रहे होते हैं, है ना? या फिर बहुत पुराना संस्थान होता है, कोचिंग कई बार फीस ज़्यादा लेती है। कई बार वो जस्टिफाइड होती है, उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं उसके हिसाब से, कई बार नहीं भी होती हैं। ख़ैर कई बहुत ज़रूरत से ज़्यादा फीस लेने के पक्ष में ना मैं हूँ, ना बहुत से अभिभावक भी होंगे। ऐसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा फीस तो नहीं होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए। अब इसमें क्या बात आती है कि जो फीस जब ज़्यादा होती है, बहुत से पेरेंट जो ईएमआईज़ का या फिर बाय पार्ट पेमेंट का ऑप्शन लेते हैं, ठीक है? अब इसमें क्या होता है कई बार कि पेरेंट्स 2 या 3 महीने का ईएमआई पे किए हैं या फिर बाय पार्ट जो भी उनका है वो पे किए हैं और चौथे महीने पता चलता है उनको कि फीस बढ़ा दी गई है। और जो संस्थान है वो कई बार उनको अनएथिकली पुश करता है कि भई आपको इस नई फीस के हिसाब से अगला इंस्टॉलमेंट देना होगा, अदरवाइज़ आपके बच्चे का जो नामांकन है, जो एडमिशन है वो हम रद्द कर देंगे, फिर आप देख लीजिए। तो उससे एक मेंटल स्ट्रेस, एक केओस क्रिएट होता है जो कि बहुत ही अनएथिकल है। तो ये नहीं होना चाहिए था, तो इसके लिए यहाँ पर प्रॉपर मेंशन है कि भई आप कभी भी एकेडमी एक बार एडमिशन हो गया उसके बाद बीच में कभी भी ऐसा फीस आप बढ़ा नहीं सकते। ये बहुत ही अनएथिकल प्रैक्टिस में की कैटेगरी में इसको डाल दिया गया है, ठीक है? उसके बाद जो कोचिंग सेंटर के आवर्स हैं, उसके बारे में बात दी गई है कि कभी भी एक्सेसिव आवर्स नहीं लेने हैं। बट इसमें भी एक समस्या ये आएगी कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के पास समय कम होता है। बच्चे खुद कई बार पढ़ना चाह रहे होते हैं, वो भी है। तो बट इसमें अब 5 आवर्स का जैसे एक बैरियर डाल दिया गया है ना? नॉट मोर देन 5 आवर्स इन अ डे। तो ये किस लिए किया गया है, आप इसको समझना, इसकी जड़ को समझिएगा। बहुत से बच्चे जो है ना वो और इसमें कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स और उनके खुद के एस्पिरेशंस का भी हाथ होता है। क्या होता है कि बच्चे स्कूल जाते ही नहीं है। आपको मैं एक बहुत डार्क सीक्रेट बताता हूँ इस कोचिंग सेक्टर का, जिससे जो मुझे भी पसंद नहीं है बिल्कुल। एक नाम होता है यहाँ पर डमी स्कूल्स। डमी स्कूल्स बच्चे एडमिशन ले लेते हैं वहां पर, स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है और ये बच्चे फिर फुल टाइम कोचिंग में अपनी पढ़ाई करते हैं। और ये सच है, इस देश में ये हो रहा है, ये एक जमी जमाई व्यवस्था है और चल रही है कई सालों से। मुझे कुछ कुछ महीनों पहले ही पता चला अच्छा ऐसा भी होता है, ठीक है? और मुझे काफ़ी शौक लगा सुनने के बाद कि ये भी होता है। तो कहीं न कहीं जो स्कूली शिक्षा है वो एक मूलभूत शिक्षा है। आप समझिएगा इस चीज़ को। हम लोगों का टारगेट जेईई है, हम लोग का टारगेट नीट है। इस चीज़ के चलते हम एक मूलभूत, एक फंडामेंटल लेवल के स्टडीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, आपका एक बिगर गोल है, आप आईआईटी जाना चाहते हो, आप एम्स में जाकर के डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहते हो, आप सीए बनना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, बनिए। लेकिन जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है, वो आप अगले साल दे सकते हो, ड्रॉप ले सकते हो, लेकिन जो स्कूली शिक्षा है, वो आपके कैरेक्टर डेवलपमेंट, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पे करती है। तो ये जो फंडामेंटल लेवल की जो नॉलेज है, जो लर्निंग है, इस प्रोसेस को हैम्पर नहीं होना चाहिए। लेकिन देखा जा रहा है कई सालों से ये हो रहा है। तो इस चीज़ पे रोक लगाने के लिए क्या होता है, अब जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं एक स्कूल का विद्यार्थी हूँ, मैं क्लास 11th में हूँ, उसके बाद मैं 5 घंटे कोचिंग भी कर लूँ, ये कैसे संभव हो सकता है? लगभग 5 से 7 घंटे के बीच में बहुत से स्कूल जो है वो ऑपरेट करते हैं। प्लस कई बार ट्रैवल का भी टाइम होता है, बस से अगर हम जा रहे हैं, बस स्कूल बसेस से, तो ट्रैवल का टाइम भी होता है। तो मैं नहीं समझ पाता हूँ कि 6 से 7 घंटे की क्लासेस कैसे संभव हो पाती है। तो ये सिर्फ तब संभव हो सकती है या तो बच्चे का स्कूल बहुत कम समय के लिए लग रहा हो, है ना? या तो बच्चा कुछ स्पेशल परमिशन लेकर के स्कूल से 1-2 लेक्चर्स छोड़ करके कोचिंग आ रहा हो, या तो बच्चा स्कूल ही ना जा रहा हो और वो सिर्फ कोचिंग आ रहा हो, तभी ये संभव है। तो ये चीज़ कहीं न कहीं सही नहीं है और इस तरह की प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए 5 आवर्स मैक्सिमम की लिमिट लगा दी गई है। अब चैलेंज ये इससे क्या होगा? अब कहीं न कहीं एक डर ये भी, बच्चे अगर 5 घंटा नहीं पढ़ेंगे तो रिज़ल्ट कैसे आएगा? तो अब मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल थॉट है कि अगर ये नियम है और इसका सभी अगर ईमानदारी से पालन करें, तो ये नियम तो सबके लिए है। और अगर ये नियम सभी के लिए है, तो जो ग्राउंड है प्रतियोगिता का, जो कॉम्पिटिशन का जो कॉमन ग्राउंड है, वो तो मिल रहा है हमको, क्योंकि सभी कोई 5 घंटे से ज़्यादा कोचिंग नहीं कर रहा है। अगर एथिकली ही प्रैक्टिस की जाए तो कोई भी 5 घंटे से ज़्यादा कोचिंग नहीं कर रहा है, तो कॉम्पिटिशन का लेवल तो अभी भी सेम रहेगा
और उसके अकॉर्डिंग जो भी मार्क्स मार्क्स आते थे, परसेंटाइल आता था, वो आएगा, रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग आएगा। अब आप बोलोगे कि नहीं मुझे पहले से 99.99 ही चाहिए, ठीक है, मे भी नहीं आएगा। शायद अब टॉपर के मार्क्स आपको उतने नहीं देखने मिलेंगे जितने पहले मिलते थे, क्योंकि वो पहले तो 8-8 10-10 घंटे कोचिंग हो जाती थी। अब शायद वो नहीं होगी, शायद नहीं होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बट अगर ऐसा हुआ तो फिर कुछ कह नहीं सकते, और इस पे कैसे शासन जो है वो रोक लगाएगा, इस तरह की प्रैक्टिसेस को कैसे लिमिट किया जाएगा, कैसे आप मॉनिटर करोगे कि 5 घंटा इस बच्चे ने क्लास अटेंड करी कि नहीं करी। तो इसकी व्यावहारिकता पर भी कुछ बेसिक सा सवाल है कि वो हो पाएगा, क्योंकि इतने सालों से चल रहा है, इतने सालों से ये व्यवस्था चली, बच्चे खुद चाहते हैं, बच्चे के पेरेंट्स खुद पुश करते रहते हैं कि रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट देना, रिजल्ट देना। रिजल्ट देने का दबाव बच्चे पर होता है, इसीलिए वो कोचिंग पे आता है। अगर बच्चों पे दबाव नहीं होता तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कभी उस दबाव को फील ही नहीं करते। अब बोलेंगे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट तो मतलब पैसे की लूट मचा रहे हैं, ये है वो है, बहुत सी मैंने कमेंट्स भी पढ़े बहुत जगह। इसमें कुछ सच्चाई भी है, मैं इसके ये नहीं बोलूंगा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कुछ सच्चाई है भी, तभी तो लोग बोल रहे हैं। इन्हें किसी ना किसी ने ये महसूस किया होगा कि यार लूट मची हुई है, तभी किसी ने बोला होगा। अब बात ये भी है कि लूट तो भाई हर जगह है। अब कोई और लूट रहा है इसलिए मैं भी लूटने लग जाऊँ, ये भी बात सही नहीं होगी। बट आप बात को समझिएगा, एक होता है वैल्यू फॉर मनी। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर कोई ऐसा करे, लेकिन मैक्सिमम कोचिंग्स जो है, जो अच्छी कोचिंग्स हैं, जिनके नाम चलते हैं, जिसके टीचर्स फेमस हैं, आप देखेंगे वहाँ पर आप जब फीस देते हो, है ना? अगर फीस बहुत ज़्यादा है तो उसका विरोध होना चाहिए, बट अगर एक जस्टिफाइड फीस है, तो आप देखना टीचर्स वहाँ की जान लगा के बच्चों को पढ़ाते हैं। बहुत कुछ आजकल तो आप देखते होंगे यूट्यूब में कि क्लासरूम कोचिंग क्लासेस के अंदर कितना क्रिएटिवली भी पढ़ाया जाता है। और आप मानिएगा इस बात को, बहुत से पेरेंट्स, बहुत से अभिभावक इस बात से सहमत भी होंगे कि स्कूलों में, कई स्कूलों में फीस तो ली जा रही है, लेकिन उस स्तर की शिक्षा बच्चों को नहीं दी जा रही है, तभी तो कोचिंग आ रहे हैं। हम किसी को गले से पकड़ के नहीं ला रहे हैं, या किसी को किडनैप करके कोचिंग नहीं लाया जाता है। बच्चा अपनी इच्छा से आता है, पेरेंट्स अपनी इच्छा से आते हैं, क्योंकि वो फील कर रहे होते हैं कि यार 50,000 साल की फीस, लाख रुपए साल की फीस स्कूल में देने के बावजूद बच्चे को उस स्तर की लर्निंग और शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जो मिलनी चाहिए थी। अगर ये गैप नहीं होता तो ये समस्या ही खड़ी नहीं होती, तो पहले इस गैप को कम करना है। कोचिंग इंडस्ट्री आप ध्वस्त करना चाहते हैं, आप कर लीजिए, खुशी से कर लीजिए। लेकिन आपको ये भी बताना होगा कि जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम है उसमें सुधार कैसे होंगे। अगर हमारे पास कोई विकल्प है ही नहीं, तो मौजूदा विकल्पों को खत्म करना एक अच्छा कदम नहीं होगा। पहले हमको ऐसे कदम लेने होंगे जिससे जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें सुधार आए। पहले उस तरफ जाना होगा। कोचिंग्स को बंद कर देने से, सिलेबस को कम कर देने से बच्चों की लर्निंग बढ़ जाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। ये मेरा मेरा ये व्यक्तिगत मत है। क्योंकि मैं ये देख पाता हूँ कि जब मैं 2006 में कक्षा 10वीं में था ना, तो मेरा जितना सिलेबस था, मैंने उसको अच्छे से पढ़ा। आज मैं कई बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। स्कूली बच्चों को पढ़ाया मैंने, मैंने कॉलेज के बच्चों को पढ़ाया है, सभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, मानता हूँ, चलो मुझे नहीं फ़ील हुआ वैसे उस समय, मुझे उस समय, अब शायद हो सकता है कि किसी बच्चे को लगा हो, शायद मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लिप्त रहता था करके मुझे फ़ील नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा बर्डन है करके। बट हाँ, शायद वो ज़्यादा रहा हो। तो सिलेबस जो मैंने पढ़ा 2006 में, आज 2024 है। इतने सालों में सिलेबस आपने मॉडिफ़ाई नहीं किया है। अगर आप देखेंगे सिलेबस को, तो जितनी चीज़ें मैंने पढ़ी थी उसकी शायद 1/4 चीज़ें गायब हो गई हैं किताबों से। किसी-किसी केस में तो लगता है कि 50% चीज़ें गायब हो गई हैं जो मैंने पढ़ी थी उसमें से। नया कुछ भी नहीं है। सारी वही चीज़ें जो 2006 में मैंने पढ़ी थी। तो सुधार की ज़रूरत यहाँ पर है। आज वही टेक्स्ट बुक जो बच्चा एनसीईआरटी में पढ़ रहा है, आज 2024 में, शायद 2025 में भी कुछ चेंजेस होंगे। सिलेबस रिवाइज़ होगा, सिलेबस रिड्यूस होगा, कुछ ऐड होगा, कुछ होगा, लेकिन नया कुछ भी नहीं है। फ्यूचर रेडी, आज एआई का दौर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में इतनी ज़्यादा तरक्की और इतने ज़्यादा इनोवेशंस हो रहे हैं। अब आप ये बताइए, वो बच्चा जिसने 2006 में पास आउट एक व्यक्ति से कम पढ़ाई की है, कम चीज़ें डील करी है, चलो कम करी, कोई गरेज नहीं। नया कुछ भी नहीं सीखा। ना उसको आपने ठीक से स्कूल में कोडिंग के लिए कोई कैरिकुलम है, ना कोई ऐसा कैरिकुलम है जो उनको रीजनिंग सिखाता है, कुछ नई चीज़ें सिखाता है, नया टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कैसे करना है, इस नए इकोसिस्टम में कैसे सर्वाइव करना है, उससे रिलेटेड कोई भी कैरिकुलम एक्टिविटी नहीं है एकेडमिक्स। तो कैसे होगा परिवर्तन? स्कूलों में जो सिलेबस अभी चल रहा है, सीबीएसई हो, आईसीएसई बोर्ड हो, उसमें वही सिलेबस चल रहा है जो हम लोग कई साल से पढ़ते आ रहे हैं। उसमें कोई एडिशनल नॉलेज तो नहीं ऐड किया जा रहा है। और हम बात कर रहे हैं बच्चों के मेंटल
वेल-बीइंग एंड डेवलपमेंट की वेल-बीइंग की बात तो होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये डेवलपमेंट ये कैसा डेवलपमेंट? वो मेरा बच्चा मेरी आज मेरी बच्ची है 1 साल की शायद वो भी वही पढ़ेगी जब वो 14-15 साल की एज में होगी जो मैंने पढ़ा था जब मैं अपने 14-15 साल की एज में था। तो इसमें परिवर्तन की ज़्यादा ज़रूरत है मुझे लगता है। ये सब चीज़ें दिखावा है मुझे लगता है। कोचिंग वगैरह पे अगर कुछ करना है तो आप कीजिए, बिल्कुल कीजिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ कीजिए, ठीक है? जो स्टेप्स ज़रूरी है उसको रेगुलराइज़ करने के लिए वो बिल्कुल किए जाने चाहिए और उसमें जो-जो बातें अच्छी लिखी है मैं उसका पूर्ण सहमति से समर्थन करता हूँ। और जो भी अच्छे संस्थान है वो करेंगे ही करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बातें हैं उसको आपको भी समझना होगा कि ये जो कड़े शब्द हैं, जिसमें लिखा गया है कि कोचिंग कल्चर को ही ध्वस्त किया जाएगा, उसको डिस्ट्रॉय करने की बात है, ये अच्छी नहीं है। है ना? 16 साल के बच्चों की जो एज लिमिट ला दी गई है, जैसे कि मैं कहाँ गया उसको एक बार पलट के देख ही लेता हूँ। हुँ, ये रहा 6 पॉइंट कंडीशंस फॉर रजिस्ट्रेशन। अब इसमें सीधा-सीधा लिखा गया है कि 16 साल के से कम वाले बच्चे एडमिशन नहीं ले पाएँगे। अब इस पे भी बहुत सारे डाउट्स हैं, जो मैं पॉइंट वाइज़ कवर करना चाहूँगा आप लोगों के लिए। जो स्टूडेंट्स हैं, जिनकी एज 16 साल से कम है, वो एडमिशन नहीं ले सकेंगे। अब इसमें बहुत से इंटरनेट पे आपको वीडियो मिल जाएगा। बहुत से मैं ऐसे बच्चियों को जानता हूँ, जो कि क्लास 11th में है, लेकिन अभी भी उनकी उम्र जो है वो 16 साल है। वो उनका क्या होगा? इसको लेकर के माहौल बना दिया गया है। कोई ज़रूरत नहीं वो सबसे डरने की, पढ़ेंगे इस लाइन को। एनरोल स्टूडेंट्स बिलो 16 इयर्स ऑफ एज और स्टूडेंट एनरोलमेंट शुड बी ओनली आफ्टर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन एसएससी यानी कि कक्षा 10वीं क्लास 10th. Once a candidate or student has passed class 10th board examinations, then he will be eligible to take registration in your coaching institute. Unless आप नहीं कर पाओगे, है ना? तो अगर हमारे पास यहाँ दो लगा हुआ है, जो भी थोड़ा-सा समझदार होगा वो इस चीज़ को समझ ही जाएगा कि और वर्ड यूज़ किया गया है, यानी कि या तो ये या तो ये, तो दोनों में से कोई भी एक वाइस वर्सा अगर एप्लीकेबल है, तो उसके हिसाब से आप एडमिशन्स ले सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है? तो या तो स्टूडेंट 16 साल का हो या तो वो क्लास 10th पास आउट हो चुका हो। तो बेसिकली मोटा-मोटी बोलेंगे कि अगर कोई क्लास 10th पास आउट हो चुका है बेसिकली, तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता, वो आराम से कोचिंग जॉइन कर सकता है। यानी कि 11th-12th के बच्चों के लिए रास्ते खुले हुए हैं। हाँ, लेकिन जो क्लास 10th और उसके नीचे के स्टूडेंट्स हैं, है ना? 6 टू 8 बोल लो या 1 टू 10 बोल लो, तो ये जो इतने सारे बच्चे हैं, इनके लिए बहुत सारे रास्ते बंद हो गए हैं, क्योंकि बहुत से स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत से लोग सैटिस्फाई नहीं है। जो सैटिस्फाइड है, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, टीचर्स अच्छी हैं, तो वहाँ पर कोई समस्या नहीं। कई बार अच्छे टीचर्स होने के बावजूद बच्चे को उन अच्छे टीचर से भी समझ नहीं आ रहा है, तो उनको कोचिंग में जाने की अगर आवश्यकता पड़ रही है, तो उनके लिए क्या रास्ता खुला हुआ है ना? तो ये एक समस्या यहाँ पर पैदा हो रही है, प्लस वो टीचर्स जो 10th और उसके नीचे की क्लासेस को ही कोचिंग देते हैं, उनके रोज़गार पर इससे असर पड़ता है, उसके लिए क्या निदान है? और क्या आप चाहते हो बस कि वो पढ़ाना छोड़ दें? जो कई सालों से कई लोग को मैं जानता हूँ जो सिर्फ़ यही काम कर रहे हैं, उनका कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। उनके साथ ये थोड़ा-सा ज़्यादती हो जाएगा, तो उनके लिए क्या रेमेडी है? वो कैसे अपने रोज़गार को बनाए रख सकते हैं? इसके लिए भी इस पे बात होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। और ऑनलाइन के लिए सारी चीज़ें ओके है इसमें, तो अगर आप ऑनलाइन एजुकेटर हैं, आप ऑनलाइन शिक्षक हैं, तो उसमें भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि उसमें ये सब इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं होती है। रोज़ बच्चे पे रैंक्स और इसका प्रेशर नहीं क्रिएट होता है एक ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में, सो दैट्स व्हाई ऑनलाइन को इससे बाहर रखा गया है। इससे इसमें दी गई जो गाइडलाइंस है, स्पेशली जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज़ गाइडलाइन जो है, उससे कई एक्जिस्टिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को फ़र्क पड़ेगा। कई को, ना कि सभी को। उनको नहीं पड़ेगा जो पूरी गाइडलाइंस को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, उनको पड़ेगा जिन लोगों के पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है। ये उनकी खुद की मजबूरी थी। जैसे कि आप दिल्ली में जाएँगे, राजेंद्र नगर में अगर आप कभी गए होंगे तो, वहाँ पर कई सालों से छोटे-छोटे गलियारों में कोचिंग चल रही है। एक बड़ी-सी इमारत है 5 तले, 6 तले की, उसमें 3 अलग फ्लोर में 3 अलग कोचिंग्स चल रही हैं। कोई प्रॉपर गाइडलाइंस, किसी भी चीज़ का व्यवस्था, फायर गाइडलाइंस ये सब वहाँ पर नहीं फॉलो हो सकती। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ही वैसा नहीं रहा है। जो बिल्डिंग्स वहाँ पर कई सालों से कई पुरानी बिल्डिंग्स हैं। तो जो ऐसी पुरानी बिल्डिंगों में जो क्लासेस चल रही हैं, उनका क्या होगा? अब वो कैसे ऑपरेट करेंगी? हमको ये उसका आंसर नहीं मिलता है यहाँ से, और ये इन सवालों के साथ हमको छोड़ देता है।
शायद भविष्य के गर्भ में इसका हमको जवाब मिल भी जाए, बट फिलहाल के लिए हमारे पास इसके लिए कोई भी जवाब नहीं है। बट हाँ, 90% जो चीज़ें हैं इसमें, वो अच्छी हैं और होनी भी चाहिए, इस विद्यार्थियों के हित में है। कुछ चीज़ें जैसे कि ये 10th से कम वाले बच्चे कोचिंग जो नहीं कर सकते हैं, ये थोड़ा-सा एक प्रॉब्लम है। इसको देखना चाहिए, ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज़ जो चीज़ें हैं कि इसके बाद परमिट किस-किन चीज़ों को हम टॉलरेट कर सकते हैं, कब परमिट मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसको लेकर के भी कोई क्लैरिटी इसमें नहीं है। खैर क्लैरिटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी, जब इसको इम्पोज़ किया जाएगा, जब इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। टिल देन अभी हमारे लिए ऐसी कोई समस्या नहीं है, तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, पढ़ाते रहिए, बच्चे आप लोग पढ़ते रहिए। और सीधी-सीधी बात है, चाहे एक स्कूल हो, चाहे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, सभी शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, सभी पढ़ाने का काम करें। ऐसा कोई आपराधिक काम या कोई नशे-पानी वाला काम तो नहीं हो रहा है, कोई भी असामाजिक काम यहाँ नहीं हो रहा है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए ही सभी मिलके काम कर रहे हैं कि इससे कोई अगर अपने घर का चूल्हा चला रहा है, कोई रोज़गार भी कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपत्ति वाली बात है। आपत्ति वाली बात तब है जब सच में कोई आपको लूट रहा है या आपसे जबरन वसूली कर रहा है या कोई ऐसी अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस कर रहा है जो कि नहीं होनी चाहिए। और ऐसे केस में इसमें गाइडलाइन दी गई है कि एक प्रॉपर बॉडी बनाई जाए जिसमें पेरेंट्स स्टूडेंट्स कंप्लेन कर सके। कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि पेरेंट्स स्टूडेंट्स मिसबिहेव कर देते हैं, जो जैसे कि कस्टमर्स होते हैं किसी भी बिजनेस के लिए, तो अगर कस्टमर्स भी यहाँ पर किसी कंपनी के अगेंस्ट मिसबिहेव करते हैं तो वहां पर उनके पास भी राइट होता है। तो उस चीज का यहाँ भी ख्याल रखा गया कि कोचिंग इंस्टीट्यूट भी किसी मिसबिहेवियर या मिसकंडक्ट के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, वो जो अथॉरिटी है उनके पास जाकर के कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, उसका यहाँ पर प्रोविजन दिया गया है। और अगर कुछ बात करें इसमें, तो जो रिफंड जो नहीं होती थी कई बार फीस, तो उसको लेकर के बात की गई है कि अगर आपके स्टूडेंट्स सैटिस्फाई नहीं है आपकी सर्विस से, तो आपको कोचिंग की फीस जो है वो रिफंड करनी होगी। बट इसमें एक कमी है मेरे हिसाब से कि इसमें जो डेडलाइन है वो नहीं निर्धारित की गई है, उसके बारे में कोई बात नहीं है। तो सपोज कोई कोर्स अगर सपोज कोई कोर्स 6 महीने का है ना? तो 6 महीने के कोर्स को अगर कोई विद्यार्थी 5 महीने 25 दिन पढ़ लिया और 5 महीने 26वें दिन पे अगर वो रिफंड माँगता है, तो क्या संस्थान इसके लिए बाध्य होगा? इस पे कोई भी प्रकाश नहीं डाला गया है। तो रिफंड कब तक देना चाहिए, कब तक देना होगा, उस पे कुछ प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है। ख़ैर उसके लिए हम वेट कर सकते हैं कि उसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन भी आ जाए। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि बहुत सारी बातें मैंने आप लोगों के लिए रखी हैं। बट हाँ, बिलीव मी, ये इस टॉपिक पर बना हुआ सबसे डिटेल और सबसे अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। तो अंत तक देखने के लिए और मुझे सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह से किसी भी तरह का प्रकार की समस्या अगर भविष्य में आती है, चाहे वो विद्यार्थियों की हो, चाहे शिक्षकों की हो, तो मैं ज़रूर आपके सामने आकर के उस पे प्रकाश और डालूँगा और अपने जो विचार हैं और अपने जो सुझाव हैं आप लोगों के सामने वक़्त-वक़्त पे रखता रहूँगा। धन्यवाद।